ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली सर। दिवाली मन गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले सभी त्योहार को भी आप जोश के साथ मनाएंगे। तो बेसिकली आज जो मैंने क्लास ये लेने का प्लान किया है वो बेसिकली हमारा है जीएस का, है ना। जीएस वन में अगर आप देखेंगे बीपीएससी का, और देखिए कितनी मजे की बात कि ये सिलेबस बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है अदर एग्जामिनेशन से भी। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हमारा क्लास होगा कि इसका अप्रोच क्या हो, किस तरीके से तैयारी करें, कौन कौन सी बुक लिस्ट हो, क्या ऐसा किया जाए कि जो इसकी 3 क्वेश्चन आ रही है आईआर की, 3 क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। तो जो एक क्वेश्चन आ रही है आईआर की, क्या ऐसा करें कि हम इसको सॉल्व कर पाए। 36 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कितना हो गया, यानी 108 नंबर का हो गया ना। 36 × 3 करके देखिए, 108 नंबर का है पूरा आपका आईआर का क्वेश्चन, आईआर का प्रश्न आता है। तो इसका वेटेज बहुत अच्छा है, और अगर आप इसको पूरे ध्यान से तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। और एक खुशी की बात ये भी है कि जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उससे इसका ओवरलैप करता है। इस जितना भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिलेबस में, सब पॉलिटिकल साइंस में ओवरलैप करता है। आईआर का क्या अप्रोच हो, तो सबसे पहले आईआर को देख लेते हैं। देखिए, अभी तक आपको मालूम है कि जो हिंदी का हमारा जो पेपर होता है, आपने देखा होगा हिंदी वाला पेपर, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जीएस 1 जीएस 2 और ऑप्शनल का मार्क्स आपका ऐड होगा। जीएस 1 में अगर आप ध्यान से देखें तो इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री होता है, कंटेम्पररी इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है, डायग्राम्स है, ग्राफ्स वहां से है। तो ये जो तीसरा नंबर का आपको दिख रहा है ना, ये कंटेम्पररी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये दो चीजें हैं, करंट अफेयर प्लस आईआर। तो आप करंट अफेयर में तो बहुत सारी चीजें आ जाती, नेशन के अंदर का भी आ जाएगा, देश के अंदर की भी बातें। तो करंट अफेयर से तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन आईआर से भी क्वेश्चन आ जाता है। इस प्रकार आईआर की वेटेज बहुत ज्यादा है। आप इसको करंट अफेयर ना कह के आईआर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे तैयार किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या हमारे नोट्स पढ़ने से सिर्फ हो जाएगा या उसके लिए कोई किताब पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो अप्रोच ये है कि जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, हमें दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहला कि वो पेपर कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं जीएस 1 कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का। आप ये भी जानते हैं कि ये हमारा पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज ये होता है जब भी आप किसी पेपर, किसी भी सब्जेक्ट के अप्रोच करते हैं, तो दूसरा टारगेट होता है कि भाई साहब उसके आप सिलेबस को देखें, आप कि उसका सिलेबस क्या है। तीसरा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका देख लें आप, ताकि एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि जिस दिशा में हमको जाना है, जो वॉर लड़नी है, उसका क्या रणनीति, किस प्रकार का मैदानी क्षेत्र है, वो हमें पता पहले चल जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। तब हम प्लानिंग कर पाएंगे उस युद्ध को जीतने के लिए। तो आईआर का हमने देख लिया, मैंने आपको बोल दिया है कि 300 में आप समझ लीजिए कि जीएस 1 300 मार्क्स का होता है, उसी में आईआर आता है 108 नंबर का, ठीक है। आईआर में जो सबसे पहले मैंने पहला स्टेज बता दिया। दूसरा स्टेज आईआर का ये है कि आप इसके सिलेबस को देख लें। देखिए आई अभी तक बीपीएससी ने ऐसा कोई एज सच कोई सिलेबस नहीं बताया है इंटरनेशनल रिलेशन का, लेकिन पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद, ध्यान से देखने के बाद, ठीक है, हम लोग इस निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि आईआर का सिलेबस ये हो सकता है, और इसको हमने रेडी किया है। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठाकर, यूपीएससी का कुछ पॉइंट उठाकर, क्योंकि देखिए आईआर तो इनका अपना खुद का सब्जेक्ट है नहीं, ये क्वेश्चन भी इनका अगर लास्ट ईयर का देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूपीएससी से काफी ज्यादा ओवरलैप होता है। तो बीपीएससी के सिलेबस को जो डिमांड है, जो क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर का, जो गेस किया जा सकता है, उन सभी टॉपिक को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिसमें अगर आप देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कि इंडिया का उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, है ना, नेबरिंग कंट्री के साथ। इंडिया का कोई महाद्वीप यानी कोई कंटिनेंटल कंट्रीज के साथ संबंध, जैसे यूएसए, है ना, रसिया, ये सब जो हो गया, जो सुपर पावर्स है। तीसरा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यही 3 हमको पढ़ना है। एक और आता है
फॉरेन पॉलिसी इंडिया का, लेकिन वो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी आप इंडिया नाइबरहुड के अंदर ही डाल सकते हैं। वो सिर्फ एक दो क्लास में इंडियन फॉरेन पॉलिसी समाप्त हो जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सिलेबस क्या है। देखिएगा, पहले तो आप समझिए कि इंडिया एंड इट्स नाइबरहुड, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। चाइना के साथ क्या संबंध है भारत का, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, इसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव। मजे की बात है कि श्रीलंका और मालदीव ऐसे देश हैं जो इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। इन सभी कंट्री के बारे में हमें पढ़ना है, इन सभी देशों के बारे में ध्यान से अध्ययन करना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप आगे बढ़े तो इसके बाद लिखा बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट कंसर्निंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होते हैं सर लिखा क्या है। एकदम कूल माइंड से देखिए, आप समझिए बात को। हड़बड़ी में आईआर नहीं पढ़ा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे शिक्षक लबर लबर बोल के पढ़ाते हैं, वैसे नहीं पढ़ाई होती है। यूपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी का, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं। भाई साहब, आपको यहाँ पे पढ़ना है कि इंडिया 1947 के बाद किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को बेसिकली बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें नॉन अलाइंड मोमेंट आप कह सकते हैं। नॉन अलाइंड मोमेंट को थर्ड वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड फिर किसको कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड हम लोग कहते हैं नेटो को। याद आ रहा है कुछ उदित आपको, मैंने क्लास में डिस्कशन किया था। फिर सेकेंड किसको बोलेंगे, वॉरसॉ, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स की मैं बात कर रहा था तो मैंने उदाहरण लिया था इसका। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया का न्यूक्लियर यानी एटम बॉम्ब जिसे आप शुद्ध भाषा में कहते हैं। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर क्या उसका पॉलिसी है, गुजराल डॉक्ट्रिन। तो ये अभी डिस्कशन में नहीं करूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है, सिर्फ आज हम लोग चर्चा करना है क्या अप्रोच हो। गुजराल डॉक्ट्रिन अगर आपने पढ़ा होगा तो स्पेक्ट्रम में भी आपको मिल जाता है, हालांकि हमें आईआर का पर्टिकुलर हमारा हिस्सा। लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, यानी पूर्वी हमारे देश, हमारा जो देश है इंडिया, जिस ज्योग्राफिकल पूरे वर्ल्ड में जहां लोकेटेड है, उसके अगर पूर्व दिशा की ओर देखें ईस्ट में, तो आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी। साउथ ईस्ट एशियन नेशन मिलेंगी, जैसे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस वगैरह। इन सभी कंट्री के साथ इवन साउथ जो हम कह सकते हैं कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ताइवान के साथ हमारे क्या संबंध होने चाहिए, किस तरीके से हमें मेंटेन करना है। हमारे देश के पश्चिम में दो देश हैं, उनके साथ हमें कैसे मेंटेन करना है रिलेशन। ये सभी चीजें हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर आती हैं और वो सारा फॉरेन पॉलिसी में लिखा गया है। हमारा यूएसए, रशिया, जापान के साथ क्या रिलेशन है, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ कैसा है, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज आती हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। वेस्ट एशियन कंट्री, जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आ जाती है, जैसे मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्रीज, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ क्या है, चूंकि अफ्रीकन कंटिनेंट जो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके उनमें जो देश है उनके साथ हमारा क्या संबंध है, किस तरीके से हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध को मेंटेन करते हैं, संतुलित करते हैं, सारा चीज हमें देखना है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जो सबसे डाउन में है, आपने देखा होगा सबसे डाउन में ऑस्ट्रेलिया को हमें, हमारा क्या अप्रोच है ऑस्ट्रेलिया को लेकर, ये सारा चीज पढ़ना है। न्यूजीलैंड को लेकर क्या है, ये सारा हमें देखना है। और मजे की बात एक और देखिए, आर्कटिक और अंटार्कटिका का आपने नाम सुना होगा, इसको भी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी स्टेशन है, जैसे इंडिया का दक्षिण गंगोत्री है, इस प्रकार बहुत सारे स्टेशन है। अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है, आर्कटिक ट्रीटी क्या है, ये सारा चीज पढ़ना है। यूरोपियन यूनियन टोटल 27 कंट्रीज, इनके साथ क्या रिलेशन है यूरोपियन कंट्रीज के साथ। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ क्या संबंध है, लैटिन अमेरिकन बेसिकली साउथ अमेरिका को कहा जाता है। इसके बाद साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना ये सब आ जाता है, चिली वगैरह, ब्राजील वगैरह। इसके बाद कैरेबियन कंट्रीज कौन कौन है, जैसे पनामा हो गया, क्यूबा हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, इन सभी कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या अप्रोच है। पैसिफिक कंट्रीज, पैसिफिक ओशियन में जो जो देश हैं, जैसे हवाई हो गया, है ना, इसके बाद आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, इन सभी कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या संबंध है, ये सारा पढ़ना है। उसी प्रकार अगर हम बात करें, बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे,
और रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल मतलब कि जैसे एशिया का कुछ अपना ग्रुप है, अफ्रीका का अपना है, उस प्रकार से। जैसे एशिया के ग्रुप में सार्क, एससीओ, आसियान आ जाता है ना। फिर इसके बाद अगर आप बात करें यूरोप के, तो B9 बुकारेस्ट 9 का आपने नाम सुना होगा, जिसमें रोमानिया वगैरह आता है ना, पोलैंड वगैरह। इसके बाद जो ईस्ट वेन हो गया, एक प्रकार की ग्रुप है, या फिर साउथ एक ग्रुप ऑफ कैरिबियन आइलैंड्स हो गया, ऐसा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का एक अपना ग्रुप है ना, अमेरिकन कंट्रीज का अपना है। तो ये जो 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 जितने ग्रुप्स हैं, जैसे क्वाड हो गया, ये तो क्वाड एक रीजनल ग्रुप हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ना है। जैसे सार्क, ब्रिक्स हो गया, फिर इसके बाद आप ले लीजिए BBIN हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, है ना, ऑफ नेशनल हम कह सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, है ना, नेशनल डेवलपमेंट, BCIM, बीमस्टेक, IBSA, आसियान, इसको एशियन मत पढ़िएगा, आसियान, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, है ना, पार्टनरशिप, इंडिया अफ्रीका फोरम, SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आस्काबाद एग्रीमेंट हो गया, फिपिक हो गया, IOR, ARC हो गया। मैं जानता हूं आपका माथा दर्द कर रहा होगा, बट टेंशन नहीं लेना है ना। ये सारा पढ़ना है आपको। ये तो बहुत मैं कम पॉइंट ला रहा हूँ, सिर्फ BPSC ने इतने ही पॉइंट को चूज किया है, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़नी है। मेकोंग गंगा कॉपरेशन पढ़ना है, रेसिना डायलॉग। हालांकि रेसिना आपको मालूम होगा, दिल्ली में एक पहाड़ी है, माउंटेन है, वहीं पे जो ये मीटिंग होती है, उसी प्लेस पे, ठीक है। तो रेजिना जगह का नाम है दिल्ली में, तो वहीं पे मीटिंग होती है, तो रेजिना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली संस्था है ORA, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एक NGO है, थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया की है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, ईस्ट एशिया समिति ऑर्गेनाइजेशन है, G20, इंडिया जिसका हिस्सा है, आज एशियन डेवलपमेंट बैंक, नेशनल सिक्योरिटी समिट, मल्टीलैटरल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रेगुलेटरी रेजिम्स, वैसनर, MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अपेक, ये सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। मैं जानता हूं आप लोगों का जो है दिमाग घूम रहा होगा, कितने लोगों का घूम रहा है। पॉलिटिकल साइंस वाले जो छात्र हैं उनको थोड़ा रिलैक्स हो रहा होगा, कह रहे भाई ये तो पढ़ना है, इसमें क्या नया है। लेकिन बाकी ऑप्शनल वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा ये हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सेम चीज पढ़ना है। साथ ही साथ बहुत सारी पॉलिसीज हैं, पॉलिटिक्स डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। कहने का मतलब कि अपसोर्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज और इंडिया इंटरेस्ट। जो विकसित देश हैं, जिसे आप नॉर्थ कंट्री भी कहते हैं, जो विकासशील देश हैं, और जो कम विकसित हैं, जैसे आप लिस्ट या डेवलपिंग कह लें या फिर साउथ कंट्रीज कह लें, इन कंट्रीज का जो भी इनका अपना इकोनॉमिक है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है अपने देश का, या वो अपने यहाँ पे जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अभी ऋषि सुनक चूज किए गए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश पे, ये सारा चीज पढ़ना है। USA अगर ये पॉलिसी लाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश पे, ये सभी चीजें पढ़नी है। और याद रखें, आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को पढ़ने को मन नहीं होगा, बट आप इसको बिना पढ़े एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होगा, ये भी आप जान गए। 3 क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, तो पढ़ना है। तो वन बेल्ट वन रोड पढ़ेंगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पढ़ेंगे, ग्लोबल ट्रेड वॉर पढ़ेंगे, ग्लोबल करेंसी वॉर पढ़ेंगे, सीरियन क्राइसिस पढ़ेंगे, और यूएन रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी रिजोल्यूशंस आती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। WTO का रिफॉर्म्स हम लोग सब पढ़ेंगे इसको। साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, अगेन इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, ये सारे चीजें पढ़नी है आपके जो टॉपिक है ना। चाइना स्टेप टेप डिप्लोमेसी या चेक बुक डिप्लोमेसी कह लीजिए, ये सारा चीज पढ़ना है आपको। ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट का सिंपल मतलब होता है ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। 2017 में ब्रिटेन इससे एग्जिट हुआ था, इसी को नाम दे दिया गया ब्रेक्सिट। डीग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म, US सैंक्शन और ईरान, US पुल आउट फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, US से रिलेटेड जो वीजा है जैसे H1B वीजा, ये सारा चीज पढ़ेंगे। ओपेक ऑयल प्राइसेस मैनिपुलेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो ऑयल प्राइस मैनिपुलेशन, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं जानता हूं मैं ज्यादा सिलेबस आपको नहीं दिखा रहा हूं, बहुत कम सिलेबस है। एक चीज और समझिए, इजराइल पैलेस्तीन का जो इश्यू है लड़ाई का, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो आपका इशू हुआ था अभी जो ताइवान और चाइना के बीच में, उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ चाइना ने जो हांगकांग हो गया
और मकाऊ हो गया, ऐसी सारी कंट्रीज में जो कब्जा जमा के रखा तिब्बत, उसके इशू को जानना है। इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ना है। डायस्पोरा मतलब कि इंडिया के रहने वाले लोग जब देश के बाहर जाते हैं, जिसे एनआरआईज कहते हैं, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इनको आप डायस्पोरा के नाम से भी जान सकते हैं, इंडियन डायस्पोरा के नाम से। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है कि ये कैसे वहां पे पहुंचे और इनका क्या रोल रहा, इंडिया के डेवलपमेंट में क्या रोल है। इनसे रिलेटेड भारतीय सरकार किन किन किस किस प्रकार की पॉलिसी बनाती है ना। ओसीआई, प्रवासी भारतीय दिवस, नो इंडिया प्रोग्राम, मतलब कि जो हमारे देश की जो डायस्पोरा से जो बाहरी देश में रह के जो पैसा कमा के हमारे देश में भेज रहे, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, उसका क्या बेनिफिट हो रहा है और किस तरीके से भारत की तरक्की में अपना हाथ बटा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना है। एल एम सिंघवी हाई लेवल कमिटी ऑन द डायस्पोरास, ये पढ़ना है। इंडियन डायस्पोरा वेरियस एस्पेक्ट्स में किस किस प्रकार की रोल को प्ले कर रहे हैं, ये पढ़ना है। डुअल नेशनैलिटी, इसके बारे में पढ़ना, रेमिटेंस के बारे में पढ़ना है। रिसेंटली बहुत सारी इशू हुई रशिया यूक्रेन को लेकर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया पे, इंडिया को क्या फॉरेन पॉलिसी रखना चाहिए, क्या अप्रोच रखना चाहिए, इन सभी मुद्दों के बारे में चर्चा करना है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे, विटल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है भाई साहब, जैसे यूनाइटेड नेशन, इट्स एजेंसीज, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, बेसिकली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ये ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया हुआ एक इनिशिएटिव। ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पे कॉलोनी किया था, राज किया था एक समय पे, उन सभी देशों का ये एक ग्रुप है जिसमें इंडिया भी शामिल है, लेकिन इससे किसी भी देश की सॉवरेनिटी का वायलेंस नहीं होता है। साथ ही साथ एक बात पे ध्यान देना, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको ETC, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। ठीक है, ये इसका अनंत आप पहुंच सकते हैं, इसका इनविटेबल पोर्शन है इसका, आप यू कैन नॉट इमेजिन। ETC बहुत खतरनाक वर्ड मैं मानता हूँ सिलेबस में। इसका मतलब है कि आपको ICJ पे पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मतलब ये भी है कि आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना होगा। ये बड़ा खतरनाक चीज है ETC। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो मजे की बात यह है कि सिलेबस में बहुत ही डिफाइंड बातें की गई हैं, डिफाइंड टॉपिक लिखा गया है, और मुझे लगता है कि अगर आप इसकी तैयारी कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीज बचेगा। साथ ही साथ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये सारी टॉपिक हमें पढ़नी है तो इसका क्या अप्रोच रहेगा। देखिए, पहले तो ये है कि मैं इसका नोट्स दूंगा, साथ ही साथ नोट्स ऐसा रहेगा कि उसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर ऐड करके आपको दिया जाएगा, ताकि आपको मेहनत करना ना पड़े। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस का, तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। प्लस आपको करंट अफेयर कहाँ कहाँ से पढ़ना होगा वो मैं लिस्ट बता देता हूँ। पहला ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। दूसरा MEA के साइट से कुछ उठाना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साइट से। तीसरा कि जो द हिंदू है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते, हिंदी मीडियम का है तो दैनिक जागरण हो गया आपका, इनसे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं और बताता हूँ आपको, थोड़ा रुक जाइएगा, मैं यही लिख देता हूँ ना, बेटर रहेगा। करंट अफेयर में एक चीज और मेंशन कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट सिंडिकेट, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है प्रोजेक्ट सिंडिकेट, द डिप्लोमेट्स, सांसद टीवी, यहां से कुछ उठा सकते हो। प्लस एक चीज और है, अगर आपको करना चाहे, अगर आप हो पाए तो ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत इसमें उठाना पड़ेगा, इसका एज सच कोई किताब नहीं आता है कि सब मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ इकोनॉमिक टाइम के साथ साथ एक लास्ट है द डिप्लोमेट्स। अब ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे देखिए कि आप कोई एक पेपर उठा लीजिए ना, उसी से सब हो जाएगा। कोई भी पेपर उठा लेना है, कोई भी मैगजीन, उसी वाला कर लीजिए। तब सवाल ये खड़ा होता है कि कर तो लीजिएगा, पढ़ तो लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, ठीक है, लेकिन कहीं एक दो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आउट ऑफ उससे आ जाएगा, तो वहां पे फंस जाएगा। अब बाकी का दो क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर पा रहे हैं उसमें भी समझिए, प्रियंका म्यूट कर लीजिए, प्रियंका प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल आप खड़ा होता है कि मान लीजिए दो दो क्वेश्चन है, उसको कैसे करना है। देखिए आप बात को समझेंगे,
दो क्वेश्चन है जो बाकी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो जो बच्चे सॉल्व करेंगे ना वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं ना, ये सारा पढ़ के बैठा हुआ है, उनके पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, उधर के मेंशन कर देगा, जिसका आंसर में कंटेंट ज्यादा होगा, डेप्थ दिखेगा, वही बच्चा का अच्छा नंबर मिलेगा, वही रेस में आगे रहे। आप समझ रहे बात? तो इसीलिए जो बीपीएससी के बच्चे हैं इतना तो नहीं करते हैं, कम से कम ओआरएफ, एमईए और कोई पेपर को जरूर फॉलो कर लेते हैं, और सांसद टीवी को। आप प्रोजेक्ट सिंडिकेट एक बार को नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, द डिप्लोमेट्स नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, इकोनॉमिक टाइम्स द डिप्लोमेट्स नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, लेकिन सांसद टीवी, ओआरएफ, एमईए और कोई एक न्यूज़पेपर जरूर देखना होगा फॉर करंट अफेयर, आईआर का। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब मैं थोड़ा इसका डिलीट कर लूं, 1 सेकेंड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम थोड़ा बुक लिस्ट पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ उदित, विकास, मंजू सर सर। ये जो चीज आप बता रहे हैं सर, ये तो सर आईआर में भी हमें यही फॉलो करना होगा ना सर? हाँ ईयर जो में भी पीएसआईआर में मतलब पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए यही बेनिफिट है उनका। आईआर ऑलरेडी, आपको कुछ करना नहीं है, आईआर वालों को सिर्फ देखना है, जो पॉलिटिकल साइंस वाले। सेम चीज है, पॉलिटिकल साइंस के आंसर राइटिंग में जो वहां पे आईआर है उसका अप्रोच बहुत ही डिफरेंट है। आप समझ रहे बात को? बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वहां पे लिखने का तरीका, स्पेशलाइज्ड आंसर लिखना होगा। लेकिन यहाँ का जो आईआर है जीएस वाला, उसमें आप उसमें ज्योग्राफिकल नॉलेज भी मिला सकते हैं, हिस्टोरिकल नॉलेज, सारी चीजें आप वहां पे अमेलगम कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पहला तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फॉर पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस बाय वीपी दत्त पढ़ना है। पूरा किताब नहीं पढ़ना है, इसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़नी है इन सभी की। पैक्स इंडिका शशि थरूर का, इसमें से 2-3 चैप्टर उठाना है जो आपके इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाला है। चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी, रीथिंकिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी, राजीव सिकरी का कुछ टॉपिक उठाना है। ऐसे कोई ऐसा किताब नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया फॉरेन पॉलिसी कॉपिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड, मुचकुंद दुबे का उठाना है। डज एलिफेंट डांस, डेविड मैलून का थोड़ा सा 1-2 चैप्टर पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना यार, 1-2 चैप्टर पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑथर डॉक्टर कुलदीप फाडिया का पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन बाय पवनीत सिंह, उनकी किताबें पढ़ लीजिए, हिंदी में मिल जाएगा। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि सर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, कुछ स्ट्रेटजी इजी बता दीजिए। देखिए मैं सिंपल कहूंगा, अगर आप यही चाहते हैं तो कोई मैगजीन उठा लीजिए, उसका आईआर वाला सेक्शन पढ़ लीजिए। लेकिन वही है ना कि फिर कंपीट नहीं कर पाएंगे, वो मजा नहीं आएगा, आपका कंटेंट नहीं दिखेगा आपके आंसर में, जो और बच्चे दिखा देंगे। उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। कंपाइल, वही तो दिक्कत नहीं, इसका कोई ऐसा किताब नहीं है। मैगजीन फॉलो कर लीजिए, एमबीए देख लीजिए, ओआरएफ देख लीजिए, सांसद टीवी देख लीजिए, बस ये भी कर लेंगे ना तो काम चल जाएगा। इससे भी ये 4 चीज तो करना है, सबसे इजी तरीका है। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप ये करेंगे, आप आंसर लिख लेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन छूटने की चांसेस है, एक क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा। दूसरी चीज कि आपके अब जब इन सभी चीज को पढ़कर आंसर लिखेंगे, उसमें आपका कंटेंट नहीं देखेगा, मजा नहीं आएगा आपको। मतलब आपको खुद लगे यार कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी देख रहा है मेरे को, ये वाली फीलिंग आएगी, है ना? तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना। और एक लास्ट में बोलूंगा कि मेरा क्या प्लान है अभी, कि मैं जो क्लास करवाने वाला हूँ, इसमें आपको मैं आईआर का नोट्स दे दूंगा, जो इन सभी से, और जो सीए है इनका एक तरीके से कंपाइलेशन में दूंगा। आपको इन सभी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पहले से मेरे पास रेडी है ना, ऑलरेडी रेडी है। साथ ही साथ आईआर का मिलेगा, पीवाईक्यू का मैं डिस्कशन करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर का। आईआर में कैसे आंसर लिखना है इस पे मैं बता दूंगा, हाउ टू राइट आंसर इन आईआर। इसका कुछ टेस्ट, इसका टेस्ट में दे दूंगा, 4 सेक्शनल, 4 ही टेस्ट में हो जाएगा, 4 सेक्शनल टेस्ट इस सेक्शन का। साथ ही साथ इस पे डिस्कशन में कर दूंगा, मॉडल आंसर में दे दूंगा, और लाइव आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम आज पूजा एक है हमारे यहाँ छात्रा, यहाँ पे है क्या पूजा, है ना? तो हाँ, पूजा पांडे, पूजा पांडे नहीं, हाँ सर हूँ। तो पूजा पांडे, और ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, पूजा पांडे, इवन प्रियंका हो गए, उदित हो गए, पूजा हो गए, एवरीवन यहाँ पे जो भी लोग उपलब्ध हैं, आप लोग में से 17-18 लोग, मैं 17, हाँ
कितने लोग हैं? हाँ, तो यार आप में से जितने भी लोग हो, एक चीज याद रखना कि चाहे आप कितना भी पढ़ लो ना, आप जब तक आंसर राइटिंग नहीं कीजिएगा और चेक नहीं करवाएंगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। यू जस्ट रीड ऑल बुक्स जो पूरे विश्व का है, बट आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, आप नहीं बेहतर कर पाओगे। आंसर राइटिंग की टेक्निक नहीं मालूम है, यू कैन नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। तो मैं इसके लिए प्लान कर रहा हूँ कि लाइव आंसर राइटिंग करवाऊंगा, ठीक है। हालांकि टेस्ट जो टेस्ट सीरीज होगा उसके पहले आपको टॉपिक मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ताकि आप रेडी कर लीजिए, ताकि पढ़ उड़ के टेस्ट दीजिए। लेकिन लाइव आंसर राइटिंग नया इनिशिएटिव मैं शुरू कर रहा हूँ। हालांकि मैं पहले से भी करवा रहा था, लेकिन आप लोग का मैं नहीं करवा रहा था। इसमें क्या होगा कि आपको टॉपिक ऑलरेडी मिल जाएगा, नोट्स आप पढ़ के आइए, फिर सामने आपको क्वेश्चन मिलेगा आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ऐसे टॉपिक मिलेगा, साथ ही साथ टॉपिक मिलेगा, और इसके बारे में कैसे आंसर लिखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वो मैं आपको बता दूंगा। एक टाइम लिमिट मिलेगा, जो एग्जाम में एक क्वेश्चन पे टाइम लिमिट रहना चाहिए, उसके अंदर आपको मेरे सामने लिखकर दिखाना है, लाइव चेक कर दूंगा मैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आपका डर खत्म होगा, आप मेरे सामने लिखेंगे, आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है, हर एक लाइन में क्या क्या करना है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपका आंसर राइटिंग कंप्लीट होगा। तो मैंने बता दिया कि कितने नंबर का आता है आईआर का, सिलेबस क्या है, कौन कौन किताब फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर का इशू कैसे रिजॉल्व करें, साथ ही साथ पीवाईक्यू डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग, एवरीथिंग मैंने बता दिया। देखिए, एक टीचर क्या कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई भी शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ गाइड करेगा, हिंट करेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो इसी क्लास में पढ़ा है और वो मेंस तक लिख लिया, इंटरव्यू और पास भी हो गया। अभी रिसेंटली यूपीपीसीएस का रिजल्ट है जिसमें 17 कैंडिडेट्स सिर्फ मेंटरशिप एक क्लास के बच्चे क्वालिफाई किए। टेस्ट सीरीज का छोड़ दो, टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे बच्चे होंगे, और उसी में से कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो फेल भी हुए हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं एक टीचर का जितना रोल होता है उससे कहीं ज्यादा एक छात्र का होता है कि मेहनत कर रहा है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, लाख हम चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोल ले, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस बिंदु पे फोकस करें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं आप लोग का क्वेश्चन लेना चाहूंगा, कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप सभी बोलें जी। तो ये पूरा अप्रोच था हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का, और इसको अगर आप फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, सभी सही होगा, है ना, सब सही होगा। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।